2007 के अंत में इराक युद्ध समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति बुश ने जीत की घोषणा कर दी है और पुनर्निर्माण अभियान शुरू हो गए हैं। सार्जेंट मैथ्यूज और उनके स्पॉटर सार्जेंट आइजैक को इराकी रेगिस्तान के बीचों बीच एक पाइपलाइन निर्माण स्थल पर भेजा जाता है। उस स्थल पर काम कर रहे सभी अमेरिकी मारे जा चुके हैं, इसीलिए अब उनका मिशन नए निर्माणकर्ताओं को भेजने से पहले अपराधी का पता लगाना है। सैनिक पिघलते सूरज की रोशनी में उस स्थान पर नजर रखने के लिए झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं और 20 घंटे बिना कुछ हुए बीत जाते हैं। मैथ्यू अधीर होने लगता है और सोचने लगता है कि कोई इराकी सैनिक नहीं बचा है और बिखरे हुए शवों को देखते हुए उस स्थल पर किसी ऐसे दल ने हमला किया होगा जो अपना मिशन पूरा करने के बाद चला गया था। इसहाक बताते हैं कि यहाँ किसी बड़े समूह के घूमने के कोई संकेत नहीं है और बताते हैं कि चूंकि सभी मजदूरों की मौत सिर में गोली लगने से हुई थी, इसलिए यह जुबा नामक प्रसिद्ध पेशेवर इराकी स्नाइपर द्वारा किया गया हो सकता है। हालांकि मैथ्यूज को लगता है कि किसी के लिए भी 30 सेकंड से कम समय में इतने लोगों को मारना असंभव है। आखिरकार मैथ्यूज इंतजार करते करते थक जाता है और इसहाक को अपने लिए कवर करने के लिए कहने के बाद उस जगह को करीब से देखने के लिए नीचे जाता है। इसहाक बताते हैं कि उनका निशाना अस्पष्ट होता जा रहा है और मैथ्यूज उन्हें इसे पहले न बदलने के लिए चिढ़ाते हैं, लेकिन यह इसहाक के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक शहीद साथी का था। फिर मैथ्यूज सुराग ढूंढने के लिए एक एक शव के पास जाता है और इसहाक के सिद्धांत पर विश्वास करने लगता है जब वह पुष्टि करता है कि सभी की मौत सटीक सिर में गोली लगने से हुई थी। वह घटनास्थल के बीचों बीच जाता है ताकि गोलियों की संभावित दिशा का पता लगा सके। इसहाक उससे पीछे हटने की विनती करता है, लेकिन अचानक गोली की आवाज सुनाई देती है और मैथ्यूज जमीन पर गिर पड़ता है। उसके पेट में तेज दर्द होता है। अपने दोस्त की मदद करने के लिए बेताब इसहाक किसी भी आने वाली गोलियों से बचने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते से नीचे की ओर दौड़ता है, लेकिन जब वह मैथ्यूज के पास पहुंचने ही वाला होता है, उसके पैर में गोली लग जाती है। इसहाक के पास मैथ्यूज को पीछे छोड़कर एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। तड़पता हुआ लेकिन फिर भी जिंदा, मैथ्यूज इसहाक से संपर्क करता है और उन्हें बेस पर फोन करने और बैकअप मांगने के लिए कहता है। सबसे पहले इसहाक को पता चलता है कि उसके पैर का घाव बहुत भयानक है, इसलिए वह खून बहना रोकने के लिए उसके चारों ओर एक बेल्ट बांधता है। फिर वह अपना रेडियो बैग उठाता है और बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास सिग्नल नहीं है क्योंकि स्नाइपर ने एंटीना पर गोली चला दी थी। अचानक मैथ्यूज उससे फिर संपर्क करता है और उसे स्नाइपर को देखने के लिए कहता है ताकि वह उस पर निशाना साध सके। इसहाक की बात अनसुनी कर देता है जब वह उसे चेतावनी देता है कि स्नाइपर किसी भी हलचल को देख लेगा और उसे फिर से गोली मार देगा। इसहाक दीवार में चाकू से एक छेद बनाने लगता है ताकि स्कोप डाल सके, लेकिन कुछ गिरते पत्थरों से उसका हाथ चोटिल हो जाता है। मैथ्यूज फिर अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन खून की कमी के कारण बेहोश हो जाता है। अपने दोस्त की तरह नहीं मरना चाहता, इसहाक अपने पैर से गोली निकालने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जो एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया है। फिर वह बेहोश होने से पहले घाव पर पट्टी भी बांधता है। कुछ देर बाद इसहाक अपने ईयरपीस से एक अजीब सी आवाज सुनकर जाग जाता है। ये आवाज बेस के एक अधिकारी की निकलती है और इसहाक तुरंत स्थिति की रिपोर्ट करना शुरू कर देता है और चिकित्सा आपूर्ति के लिए भीख मांगता है। हालांकि जब अधिकारी उससे कई अजीब सवाल पूछता है तो उसे शक होने लगता है और सबसे जरूरी बात, वह उससे कहता है कि या तो वह अपनी सही स्थिति बताए या फिर हवा में खड़े होकर गोली चलाए, यह दावा करते हुए कि हेलीकॉप्टरों से सामान सही ढंग से गिराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसहाक बताता है कि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है और उसे खतरे में डाल देगा, और जब वह उस आदमी की बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसका उच्चारण अमेरिकी नहीं है। ये जुबा नाम का स्नाइपर है जिसने जाल बिछाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी हैक की है। इसहाक इसके झांसे में नहीं आता और उसे बाहर बुलाता है, लेकिन फोन काटने के बजाय जुबा उससे सवाल पूछना शुरू कर देता है, यह दावा करते हुए कि वह इसहाक को बेहतर तरीके से जानना चाहता है। इसहाक फिर से रेडियो चालू करता है, लेकिन वह अभी भी काम नहीं कर रहा है। जुबा जिद करता है अपने बेतुके सवाल पूछने पर, और जब इसहाक जवाब देने से इनकार करता है तो जुबा मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी देता है, जो जोखिम भरा है क्योंकि संभावना है कि वह अभी भी जिंदा हो। इसहाक थोड़ी देर बात करने के लिए राजी हो जाता है और जुबा को पहले जाने के लिए कहता है, जबकि वह मिट्टी पर उस जगह का नक्शा बनाना शुरू करता है ताकि गोली की दिशा का अनुमान लगा सके और निशानेबाज का संभावित स्थान ढूंढ सके। जुबा उसे बताता है कि वह एक आम इराकी नागरिक है जो अपने देश को बचाना चाहता है और इसहाक से अपने परिवार के बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन इसहाक कहता है कि यह बहुत निजी बात है।
फिर इसहाक जुबा के तर्क का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह उन लोगों को मार रहा है जो असल में स्कूल, पाइपलाइन और बुनियादी ढांचे लाकर देश का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यह सुनकर जुबा हंस पड़ता है और वह समझाता है कि यहाँ कमाया गया पैसा बाद में अमेरिका वापस भेज दिया जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता है, जुबा सवाल पूछता रहता है, लेकिन इसहाक अपने बारे में कुछ भी निजी बात कहने से इनकार करता रहता है, जिससे जुबा मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी देता है। हालांकि इसहाक अब उस पर विश्वास नहीं करता। यह साबित करने के लिए कि वह खतरनाक है, जुबा मैथ्यूज की पिछली चिढ़ाने वाली बातों का हवाला देते हुए इसहाक को दूरबीन के पिछले मालिक का नाम और यह कि वह मर चुका है बताता है। इसका मतलब है कि जुबा उनके आने के बाद से उनकी बातचीत सुन रहा है। अपने दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए इसहाक देखता है कि मृतकों में से एक के पास एक रेडियो है और वह उसके शरीर को दीवार के किनारे तक घसीटता है, लेकिन लकड़ी के एक टुकड़े का इस्तेमाल किए बिना भी वह खुद को उजागर किए बिना उस तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद इसहाक अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें एक छेद होने के कारण वह खाली हो जाती है, जिसके बारे में जुबा पुष्टि करता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। वह यह भी मानता है कि उसने कोई भी गोली नहीं छोड़ी। उसने खास तौर पर बोतल, एंटीना और इसहाक के पैर पर गोली चलाई ताकि इसहाक को एक ऐसी स्थिति में डाला जा सके जहां से बचना नामुमकिन हो और उसे धीरे धीरे मरते हुए दिखाया जा सके, जिसे वह कम्युनिकेटर के जरिए सुनकर आनंद लेगा। जब इसहाक को वह गोली मिल जाती है जो उसने अपने पैर से निकाली थी, तो वह गौर से देखता है और जुबा के हथियार मॉडल की गणना शुरू करता है, कुछ धूर्त सवाल पूछकर। वह जुबा को आतंकवादी भी कहता है, जिससे जुबा फिर से हंस पड़ता है, क्योंकि वह बताता है कि अमेरिकी ही हैं जो अवैध रूप से हथियारों के साथ एक विदेशी देश में घुस रहे हैं, लोगों को मारने के लिए तैयार। जब जुबा बात कर रहा होता है, इसहाक कुछ और गणना करता है और अपने स्कोप से देखता है और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जुबा कचरे के एक बड़े ढेर के नीचे छिपा है। वह लंबे समय से इन कठोर परिस्थितियों में है और इस भीषण गर्मी का तो जिक्र ही नहीं, जिसका मतलब है कि यह लड़का वास्तव में एक पेशेवर है। हालांकि जुबा प्रसिद्ध स्नाइपर होने से इनकार करता है और एक बार फिर दावा करता है कि वह एक सामान्य इराकी है। उसके उच्चारण को देखते हुए इसहाक अनुमान लगाता है कि जुबा कोई पूर्व अमेरिकी सेना अधिकारी होगा जिसने उन्हें धोखा दिया होगा, लेकिन जुबा इसे भी खारिज कर देता है और समझाता है कि वह केवल उन्हीं लोगों को मारता है जो उस पर पहले हमला करते हैं। बदले में इसहाक कहानी सुनाता है कि कैसे वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से बचपन में मिला था और कैसे वे बाद में बड़े होकर एक साथ सेना में भर्ती हुए। जल्द ही निर्जलीकरण और थकावट इसहाक पर गहरा असर करने लगती है, जो जुबा की यह बात सुनते ही जमीन पर गिर पड़ता है कि वह अपनी जीभ को सीने से चिपका लेगा। इसके बाद इसहाक अपनी राइफल पर जैकेट और हेलमेट लगाकर उसे दीवार के ऊपर लहराकर जुबा को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन जुबा उसके झांसे में नहीं आता। जो गिरता है वह हेलमेट होता है, जो दीवार के दूसरी तरफ गिर जाता है। इसलिए अब इसहाक अपने सिर की भी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसी एक मूर्खतापूर्ण गलती निशानेबाजी का बिंदु है और उसे रोने पर मजबूर कर देती है। समय बीतता जाता है और इसहाक इतना हताश हो जाता है कि जोखिम उठाने की कोशिश करता है। वह जमीन पर पड़े एक शव की ओर दौड़ता है और अपना बैग और रेडियो चुरा लेता है और फिर दीवार की ओर भागता है और जुबा द्वारा फेंकी गई सभी गोलियों से बचता है। बैग में इसहाक को पानी और कुछ कैंडी मिलती है जिसे वह तुरंत खा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। जुबा भी उसे इस जोखिम के लिए दीवार पर गोली चलाकर और उसके स्कोपर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करके सजा देता है। अचानक इसहाक अपने ईयर पीस से कुछ आवाज सुनता है और उसे पता चलता है कि यह मैथ्यूज है जो अभी भी जीवित है। इसहाक उस पर स्नाइपर का स्थान चिल्लाता है और मैथ्यूज तुरंत कचरे के ढेर को देखने के लिए धातु का एक टुकड़ा निकालता है। जब मैथ्यूज अपनी राइफल लेने के लिए बेहद धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इसहाक स्नाइपर का ध्यान छोटी छोटी बातों में लगाए रखता है और उसे पता चलता है कि जुबा बगदाद में एक शिक्षक हुआ करता था। जब उसके छात्र एक अमेरिकी हमले में मारे गए तो उसने बदला लेने का फैसला किया। जिस दीवार के पीछे इसहाक छिपा है वह उस स्कूल के खंडहर हैं। फिर जुबा इसहाक से पूछता है, जबकि वह क्षतिग्रस्त दूरबीन लिए हुए है, लेकिन चूंकि इसहाक जवाब देने से इनकार करता है, जुबा मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी देता है। उसे बचाने के लिए बेताब इसहाक कबूल करता है कि वह दूरबीन को अपने पुराने दोस्त की याद में रखता है, जो इसहाक की एक गलती के कारण मर गया था और वह अभी भी दोषी महसूस करता है। इस बीच मैथ्यूज अपनी राइफल रखता है और बिना सोचे समझे कूड़े के ढेर पर निशाना साधता है। अपने पास मौजूद सभी गोलियों पर गोली चलाता है और इसहाक भी गोली चलाता है ताकि यह लगे कि आवाज उसी से आ रही है। जब मैथ्यूज अपनी बंदूक फिर से लोड करने ही वाला होता है कि जुबा अचानक उसे गोली मार देता है, जो सीधे उसके कंधे पर लगती है। इसहाक मैथ्यूज से दीवार के पीछे सुरक्षा पाने के लिए उसकी ओर रेंगने को कहता है, लेकिन दुर्भाग्य से जब इसहाक मदद के लिए किनारे के पास जाता है तो जुबा मैथ्यूज के सिर में गोली मार देता है। इसहाक को उसे मरते हुए देखना पड़ता है और अंततः वह टूट जाता है और कहता है कि वह घर जाना चाहता है। जुबा इसहाक को बताता है कि अगर वह सचमुच जाना चाहता है तो वह उसे गोली नहीं मारेगा, लेकिन इसहाक को संदेह होता है। बाद में जुबा इसहाक से पूछता है कि युद्ध समाप्त होने के बावजूद वह अभी भी वहां क्यों है।
इसहाक एक पल के लिए रुकता है और जवाब देता है कि वह वहां इसलिए है क्योंकि उसने ही अपने पुराने दोस्त को मारा था। पता चलता है कि उसने दुश्मन को मारने की कोशिश करते हुए गलती से अपने पिछले स्नाइपर साथी को गोली मार दी थी और इसहाक सबसे झूठ बोल रहा है। कह रहा है कि दोस्त को बदमाशों ने मार डाला था। अचानक इसहाक को रेडियो से कुछ आवाज सुनाई देती है और वह सिग्नल चेक करने के लिए दौड़ता है। बातचीत सुनकर खुश होता है। हालांकि उसकी खुशी थोड़ी देर के लिए ही रहती है क्योंकि वह आवाजें तो सुन सकता है, रेडियो को हुए नुकसान की वजह से वह कोई संदेश नहीं भेज सकता। इसहाक को यह देखकर हैरानी होती है कि जुबा उस बातचीत में शामिल हो जाता है जिसे वह सुन रहा है और वह आदमी मदद मांगने के लिए इसहाक का नाम लेता है। इसहाक आखिरकार उसे पता चलता है कि इस पूरे समय जुबा अमेरिकी संचार माध्यमों को हैक कर रहा था, एक सैनिक होने का नाटक कर रहा था जिसे मदद की जरूरत है ताकि वह बैकअप टीमों को इलाके में ला सके और सरप्राइज फैक्टर की बदौलत उन सभी को आसानी से मार सके। इसहाक बातचीत में बाधा डालने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ देर बाद इसहाक अपने पैर के घाव पर कौवे के चोंच मारने के दर्दनाक एहसास से जागता है। यह देखते हुए कि पक्षी भी उसे पहले ही मर चुका समझते हैं, इसहाक एक जोखिम उठाने का फैसला करता है और रस्सी और एक छड़ी की मदद से मैथ्यूज की राइफल निकालता है, फिर उसे कचरे के ढेर पर निशाना बनाता है। उसी समय हेलीकॉप्टर उस क्षेत्र में पहुंचते हैं और इसहाक का स्थान बताते हैं, बिना यह जाने कि यह एक जाल है। आने वाले सैनिकों को बचाने के लिए इसहाक दीवार को धक्का देकर उसे गिरा देता है, जिससे धूल का एक पर्दा बन जाता है, जिससे जुबा के लिए इसहाक का स्थान जानना मुश्किल हो जाता है। इसहाक बिना यह जाने कि उसने अपना लक्ष्य मारा है या नहीं, कचरे के ढेर पर गोली चलाना शुरू कर देता है। यह पता लगाने के लिए इसहाक आखिरकार अपनी स्थिति से खड़ा हो जाता है और वह यह देखकर चौंक जाता है कि जुबा इस मौके का इस्तेमाल जवाबी गोली चलाने के लिए नहीं कर रहा है। इससे इसहाक को लगता है कि उसने जुबा को मार डाला है। जल्द ही हेलीकॉप्टर आते हैं और इसहाक को स्ट्रेचर पर जल्दी से ले जाते हैं और तुरंत उसे चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। इसहाक उन्हें जुबा के बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन हेलीकॉप्टरों के उड़ान भरने के शोर के कारण उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अचानक जुबा उन पर गोलीबारी शुरू कर देता है, एक एक करके मेडिकल सैनिकों को मारता है और फिर पायलट को भी मारता है। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे गिरता है और जमीन पर गिर जाता है, जिससे इसहाक की तुरंत मौत हो जाती है और जुबा अपनी बात रख पाता है। तकनीकी रूप से इसहाक को गोली नहीं मारी गई थी। फिर जुबा फिर से अमेरिकी लाइनों में घुस जाता है और अपने अगले शिकार दल को लुभाने के लिए एक अमेरिकी सैनिक होने का नाटक करता है।